यहाँ पे बच्चों भी मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम का डिस्कशन पहले भी हमने किया था। आज हम लोग इस डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। दिस इज योर मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम पे कम से कम एटलीस्ट दो क्वेश्चंस जरूर होते हैं एग्जाम में, और वो दो क्वेश्चन सिर्फ थ्योरम पे ही बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअली में क्या है, और उसके बाद कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। तो कन्वर्स का मतलब होता है कि जस्ट इस थ्योरम का उल्टा। तो कन्वर्स को हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या पढ़ते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चों अगर एग्जाम में ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती है, और अगर आप क्वेश्चंस में इस थ्योरम को यूज करते हैं, तो इसको शॉर्ट में आपको बार बार लिखना भी पड़ता है कि आप यूज कर रहे हैं एमपीटी थ्योरम। इसको बच्चों हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एमपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, और जरूरत पड़ी तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और कंस्ट्रक्शन के बाद क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। और बच्चों इस बात की जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर आपको एग्जाम में थ्योरम नहीं आ रही है, या एग्जाम में आपको थ्योरम से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में आप उस क्वेश्चन को पढ़ करके, उस थ्योरम को पढ़ करके गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, इन बातों को जरूर लिख लीजिए, क्योंकि इसकी भी मार्किंग अलग से होती है। तो अगर आपने गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दी, और डायग्राम बना दिया, तो इसके बच्चों दो नंबर होते हैं स्टेप मार्किंग में। तो इतना आपको जरूर करके आना है अगर आपको थ्योरम नहीं आती है रियलिटी में। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो बच्चों ट्रायंगल के अगर हम दो मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो बच्चों मैंने एक दो मिड पॉइंट्स का सहारा ले लिया है। एक मिड पॉइंट आपका ये वाला है, और दूसरा मिड पॉइंट आपका ये वाला है। ठीक है, तो इनका मैं नाम भी दे देता हूँ। इसका नाम है ई, और इसका नाम है एफ। और हमारे पास गिवन था ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ई और एफ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है ई, और एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये जितनी बातें हमने एक्सट्रैक्ट की हैं, वो किससे एक्सट्रैक्ट की हैं, ये हमने स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट की है, जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। वंस अगेन मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो बच्चों अगर ई और एफ मिड पॉइंट हुए, और आपने एक लाइन बना दी ई एफ, तो ई एफ लाइन की क्या प्रॉपर्टी होगी कि जो ई एफ लाइन होगी वो बीसी के पैरेलल होगी, एज वेल एज जो ई एफ लाइन होगी वो बीसी की आधी होगी। ये बच्चों आपको प्रूफ करना होगा। तो बच्चों ये तो आपके पास गिवन भी समझ में आ गया, और क्या प्रूफ करना है वो भी समझ में आ गया। तो हम इन बातों को पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, और लिखने के साथ साथ हम इसमें कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। कंस्ट्रक्शन बच्चों हमें इस तरह से करनी होती है कि हम ए बी के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। ए बी के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, और कंस्ट्रक्शन का बच्चों हम लोग कलर बदल देते हैं, क्योंकि डॉटेड पेंसिल से करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ की है बाय कंस्ट्रक्शन, और वो लाइन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो ए बी, और ये वाली लाइन जो है, मान लो उस लाइन का नाम है सी के। क्या नाम है, सी के कोई लाइन है। ये सी के लाइन और ए बी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और बच्चों जब हम ई एफ वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं ना, तो ई एफ वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करने पर ये लाइन कहाँ मीट करती है, सी के लाइन को। तुम कहोगे सर मीट करती है डी पर। कहाँ मीट करती है, डी पर। तो ये पॉइंट का नाम क्या है, डी। तो बच्चों मैंने अभी जो ग्रीन कलर से मार्क किया है वो बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या था। तो गिवन मैंने बताया ना, जरूर लिखना होता है। आपके पास सिर्फ एग्जाम में स्टेटमेंट दिया होगा, गिवन कैसे लिखेंगे, तो वो आपको लिखना स्टार्ट करिए। मैं उसको लिखता हूं फाइनली। तो गिवन, गिवन में आपके पास क्या था, एक ट्रायंगल था जिसका नाम था एबीसी। ठीक है ना, जिसमें ई और एफ क्या थे, मिड पॉइंट्स थे। तो बच्चों अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखे, तो ए ई किसके इक्वल है, बीई के इक्वल है। ठीक है ना, और जो ए एफ है वो किसके इक्वल है,
FC के इक्वल है। ठीक है, तो इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्योंकि ये तो गिवन था। उसके बाद बच्चों हम लोग को लिखना होता है टू प्रूव। चलिए हम लोग टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव में मैंने आपको बताया कि अगर ई और एफ मिड पॉइंट होंगे तो आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो ई एफ होगी वो पैरेलल होगी बीसी के, एज वेल एज जो ई एफ होगी वो होगी हाफ ऑफ बीसी की। तो बच्चों ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन बच्चों मैंने अभी आपको करवाया ही, तो कंस्ट्रक्शन को भी मैं लिख देता हूं कि आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि आपने सी से, उसको मैं लिख देता हूं कि थ्रू सी, यानी कि सी से आपने एक लाइन ड्रॉ की है। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, क्या है, पैरेलल टू बीए। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है सी से जो बीए के पैरेलल है। ठीक है ना, पैरेलल किसके है, बीए के, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। और वो क्या करती है, जब हम ईएफ को प्रोड्यूस करते हैं तो कहां मीट करती है, डी पर मीट करती है। ठीक है ना, टू मीट ईएफ प्रोड्यूस्ड एट डी। तो बच्चों बच्चों आप कंस्ट्रक्शन गिवन टू प्रूव ये सब आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिया है। डायग्राम में आपकी किसी भी तरह से गलती नहीं होनी चाहिए और डायग्राम में कंस्ट्रक्शन टीचर को हमेशा दिखनी चाहिए कि वो कंस्ट्रक्शन आपने डॉटेड लाइन से बनाया। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये डायग्राम अब आप हमेशा के लिए बना लेंगे और आपको थ्योरम का मतलब भी समझ में आ गया है कि भैया ये थ्योरम लगेगी तो, लेकिन उसके लिए ई और एफ को क्या बनना पड़ेगा, मिड पॉइंट। क्या बनना पड़ेगा, मिड पॉइंट। तो चलिए बच्चों प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आपका स्टार्ट होता है प्रूफ। तो बच्चों जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो प्रूफ में काफी सारी बातें होती हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ट्राइंगल्स में, यानी आपका ट्राइंगल्स का चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। और अगर ट्राइंगल्स का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपकी यहाँ पर पूरी हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल है आपका, चलो ध्यान देते जाइएगा। एक ट्राइंगल है आपका ए ई डी, और जो दूसरा ट्राइंगल है बच्चों उसका नाम है सी एफ डी। ये दो ट्राइंगल बच्चों हमने आपको, ठीक, आपको वो दो को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो सर ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, हमने कहा क्यों नहीं हो सकते बेटा, एफ मिड पॉइंट है ना एसी का, तो आप क्या कह सकते हो कि जो ए एफ होगा और जो एफ सी होगा वो आपस में इक्वल होंगे। यस सर बिल्कुल होंगे। अच्छा सर और क्या होगा, हमने कहा बेटा एक बात और है कि ये जो एंगल होते हैं इनको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जरूरत पड़ने पर बच्चों हम ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा सर और क्या है, हमने कहा बेटा जो सी के लाइन है ना वो ए बी लाइन के पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो बेटा इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी जरूरत पड़ने पर हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को ले रहे हैं तो इन दो ट्राइंगल्स में आपको तो एक ये पेयर नजर आया, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आपने कहा कि भैया ये दोनों साइड पैरेलल है और ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो सर इन एंगल्स को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर आपको टेढ़ा नहीं समझ में आ रहा तो हम सीधा सीधा करके दिखाते हैं, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। डायग्राम में कैसे दिखाई दे रहा, नहीं समझ में आ रहा तो आप इस लाइन को बड़ा करो, इस लाइन को बड़ा करो, और ये लाइन देखो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बच्चों ये तो आपको पहले ही से पता होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी जो एंगल बनाती है उनका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों आपको ये पढ़ाया गया होगा ट्राइंगल्स में कि अगर भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है, इसको हम लोग कहते हैं ए एस ए। क्या कहते हैं, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी के नाम से जानते हैं हम इसको, एंगल साइड एंगल। क्या आप जानते हैं पहले से, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं तो फटाफट इसको लिखना स्टार्ट करिए, तो दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल ए एफ ई किसके इक्वल है, एंगल सी एफ डी के इक्वल है। रीजन क्या देंगे, रीजन लिखना पड़ता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, बोलो भाई इतना बात सबको समझ में आ गई। चलिए उसके बाद काफी सारे बच्चे ट्राइंगल्स कम पढ़े होते हैं या टीचर ने कम पढ़ाया होता है तो वो कॉन्ग्रुएंसी को गलत तरीके से लगाते हैं। अगर हम ए एस से कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा, पहले आप एंगल लिखेंगे, फिर आप साइड लिखेंगे, फिर आप एंगल लिखेंगे, इसी ऑर्डर में आपको लिखना पड़ता है।
तो अब हम साइड लिखेंगे। तुम कहोगे सर साइड जो है वो AF जो है वो FC के इक्वल है, तो हमने बेटा ये क्या हो गया, कहोगे सर ये तो गिवन था ना कि F क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है सर। सर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि जो एंगल कौन सा है EAF वो किसके इक्वल है, FCD के इक्वल है। इस एंगल का नाम क्या हुआ, इस एंगल का नाम हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी ना लिखना चाहो तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ AB इज पैरेलल टू CK, है ना। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो आपको रीजन जरूर देने पड़ते हैं अगर आपको थ्योरम में पूरे नंबर चाहिए। और आप जानते ही हैं मैंने आपको टॉपर्स की कॉपी भी शो कर रखी है, तो ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास AED ट्राइंगल जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, CFD के साथ। तो बच्चे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है ये भी बतानी पड़ेगी, दिस इज AS। और बच्चों आपको अच्छे से पढ़ाया भी जाता है एग्जाम में कि भैया अगर दो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उनका एरिया भी सेम होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में थ्योरम्स ऑन एरिया, तो उनका एरिया भी सेम होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होती है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो तुम कहोगे सर अब तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके। दैट मीन्स अब आप ये भी कह सकते हैं कि भैया जो EF वाली साइड है वो CD के क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, बाय CPCT। CPCT क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दैट मीन्स इक्वल पार्ट ऑफ इक्वल ट्राइंगल्स। इक्वल तो वही है क्योंकि उनका एरिया क्या है, सेम। तो बच्चों इसके नीचे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि सर इसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो EF है वो किसके इक्वल हो गया, FD के इक्वल हो गया बाय CPCT। यानी जरूरत पड़ने पर हम इसको यूज कर सकते हैं। कई लोग बच्चे एग्जाम में CPCT लिखते हैं, कई लोग एग्जाम में CPCTC भी लिखते हैं, तो आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे कि जो EF है वो FD के इक्वल हो गई है, और हम क्या लिख सकते हैं कि जो AE है वो भी CD के क्या हो गई है, इक्वल हो गई है ना। ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और बच्चों ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, क्योंकि ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं ना। तो हम ये लिख सकते हैं। अब बच्चों हम अपनी बात आते हैं टारगेट पे। चलो अब हम लोग टारगेट पे हिट करते हैं कि भैया हमको प्रूफ क्या करना था। हमको प्रूफ करना था कि भैया ये वाली जो साइड है ना वो इसके पैरेलल है, एज वेल एज EF जो है BC की हाफ। तो हमने कहा सर ये हो जाएगी। हमने कहा कैसे प्रूफ करोगे, कहोगे सर बेसिकली क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखें कि अपोजिट साइड्स का जो पेयर है, अगर आपको पता हो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो मैं आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताता हूं। आप सोचो कि भैया AB जो है ना, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूं, यहीं पे बच्चे मिस करते हैं। अगर आप चाहे AB साइड कहो चाहे आप BE साइड कहो, बात तो एक ही है क्योंकि लाइन तो एक ही है ना। क्योंकि EB क्या करता है, उसी लाइन पे लाई करता है। तो आप क्या कह रहे थे, बाय कंस्ट्रक्शन की जो AB है वो CK के क्या है, पैरेलल है। तो बेटा AE भी CD के क्या होगी, पैरेलल होगी। एज वेल एज BE CD के भी क्या होगी, इक्वल भी होगी। तो सर इक्वल कैसे हो, हमने कहा लो हम कर देते। बेटा एक बात बताओ, E क्या था, मिड पॉइंट है ना AB का, तो तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो अगर E मिड पॉइंट है। गिवन में तुमने क्या लिखा था कि सर जो AE है वो BE के इक्वल। लेकिन तुमने अभी और क्या कहा, तुमने ये भी कहा कि जो AE है वो CD के भी इक्वल, क्योंकि अभी तुमने ट्रायंगल्स को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना। तो बेटा अगर हम इन दो रिलेशंस को ध्यान से देखें, जो अभी मैंने आपको दो रिलेशंस बताए है ना, तो इन दो रिलेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने एक के नीचे एक लिख दिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो इन दो रिलेशंस को कंबाइन करने पर आपको समझ में आना चाहिए कि भैया इनके LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब AE BE के इक्वल है, AE CD के इक्वल है, तो BE को भी क्या होना पड़ेगा, CD के इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं। और ऑटोमेटिकली BE किसके पैरेलल थी, CD के पैरेलल भी थी। क्यों थी,
बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो आपने शुरुआत में ही मान लिया था कि आपने कंस्ट्रक्शन इस तरह से की है कि जो बीई साइड है वो सीडी के क्या है, पैरेलल है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म होना चाहिए, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपके टीचर ने नोट्स में लिखवाई है कि अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनाता है, पैरेललोग्राम बनाता है। तो दैट मींस बच्चों जो बी सी डी ई वो क्या होगा, इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को बच्चों हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, बी सी डी ई आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और बच्चों अगर पैरेललोग्राम वो हो चुका है तो अपोजिट साइड का दूसरा पेयर भी पैरेलल और इक्वल होगा। दैट मींस आप कह सकते हो कि जो ईडी होगा वो भी किसके पैरेलल होगा, बीसी के। अब बेटा ईडी लाइन कहो चाहे ईएफ लाइन कहो, बात तो एक ही है, लाइन तो पूरी एक ही है। तो अगर ईडी पैरेलल है बीसी के तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जो ईएफ होगा वो भी किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा, है ना। तो बच्चों एक पार्ट तो प्रूफ हो गया कि EF इज पैरेलल टू BC। एज वेल एज आप क्या कहोगे कि भैया ये तो पैरेललोग्राम है, तो ED किसके इक्वल है, BC के भी इक्वल है। लेकिन तुम कहोगे सर ED को हम क्या लिख सकते हैं, ED को हम लिख सकते हैं EF प्लस FD। क्या लिख सकते हैं, EF प्लस FD, ये भी तो लिख सकते हैं ED को। क्यों भाई, ED को मैंने क्या लिख दिया, EF प्लस FD, क्योंकि ED किससे मिलकर के बनी है, EF से और FD से मिलकर के बनी है, तो मैंने ED को क्या लिख दिया, EF प्लस FD। लेकिन आप पहले से प्रूफ कर चुके हो कि कॉन्ग्रुएंसी की वजह से जितनी लेंथ EF की है उतनी लेंथ FD की है, मतलब EF किसके इक्वल है, FD के इक्वल है। तो बच्चों यहां पर आप FD को क्या लिख सकते हो, EF लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो EF प्लस EF कितना हो जाएगा, 2EF इज इक्वल टू BC। दैट मींस EF क्या आ जाएगा, 1/2 BC। तो बच्चों आपने दोनों पार्ट प्रूफ कर लिए। एक तो आपको प्रूफ करना था कि भैया पैरेलल है, वो आपने प्रूफ कर लिया, ये आपका एक पार्ट प्रूफ हो गया। और एक प्रूफ करना था आपको हाफ है, वो वाला भी पार्ट आपने प्रूफ कर लिया। तो दोनों पार्ट आपके प्रूफ हो चुके हैं और इस तरह से आपको मिड पॉइंट थ्योरम अपने स्कूल में यूज करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये था मिड पॉइंट थ्योरम का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों मैंने अभी आपके साथ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ किया है और आपको ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, याद भी रखनी है। इसके बाद मैं आपको दूसरी थ्योरम बताता हूँ, और दूसरी थ्योरम को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको अगर हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चों ये मिड पॉइंट थ्योरम का आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। कैसे करते हैं कन्वर्स को, क्या मतलब होता है, इसका मतलब आपको डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपने एक ट्राइंगल बना दी और ट्राइंगल में आपने कहा कि आपने एक साइड ड्रॉ की है, ये वाली साइड, ध्यान से देखिए, ये एक साइड यहां से ड्रॉ की है, एक लाइन आपने ड्रॉ की है। और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें ये जो ई है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और ये जो साइड है जो आपने ड्रॉ की है EF वो BC के क्या है, पैरेलल। यानी बच्चों यहाँ पे कन्वर्स हो गया। कन्वर्स का मतलब क्या होगा, पहले तो हम कहते थे कि भैया कि अगर आपका यहाँ और यहाँ मिड पॉइंट होते हैं तो इस वाली साइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके पैरेलल होती है और हाफ होती है। लेकिन यहाँ पे बच्चों पहले ही दे दिया गया कि ये वाली साइड इसके क्या है, पैरेलल है। और बच्चों ये वाली साइड अगर इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, मिड पॉइंट होना पड़ेगा। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि भैया अगर साइड ये दोनों आपस में पहले से ही पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा,
मिड पॉइंट होना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में पैरेलल हो सकती। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसका मैं स्टेटमेंट आपको अभी लिख करके दे देता हूं। चलिए तो मैं लिख देता हूं उसमें स्टेटमेंट। जो बातें मैंने आपको कही वो एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट में दिखाई देती है। द लाइन ड्रॉन थ्रू the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। bisect का मतलब उसको भी बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर देती है। मतलब इसको भी क्या बनना पड़ेगा, मिड पॉइंट बनना पड़ेगा। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपको शॉर्ट में लिखना पड़ता है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इतना ही आप लिख देते हैं और आपका क्वेश्चन जल्दी से खत्म हो जाता है। तो बच्चों ये आपको इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर आपने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए तो बच्चों इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी आपके पास दिए गए हैं करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो एग्जाम में इमरजेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत के कुछ एग्जाम्पल्स लगाने पड़ेंगे। मैं उन एग्जाम्पल्स को मार्क करके दे रहा हूं ताकि आप उनको जल्दी से जल्दी एग्जाम्स में कर भी पाए। तो बच्चों मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, वो है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 काफी फेमस है और ये जो है जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 230 में है। बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 9। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक डायग्राम गिवन है। तो मैं एक डायग्राम पहले बना लेता हूं और उसमें लिखा है कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी। मिड पॉइंट का नाम सुन के ही आपके दिमाग में खटका लगा कि यार यहाँ तो मिड पॉइंट थ्योरम ही हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट्स है मैं शो करता हूँ, उनका नाम है डी ई और एफ। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। इनको मैं आपस में ज्वाइन भी कर लेता हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर, तो क्या लिखा है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए बी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों ट्राइंगल भी क्या है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। कह रहा शो दैट डी ई एफ इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कह रहा है कि शो करो भाई कि जो आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक अंदर ट्राइंगल बनाया है वो भी क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। ये आपको प्रूफ करना। तो कहोगे सर ये तो प्रूफ करना बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो पहले आप गिवन लिखना, टू प्रूव लिखना, उसके बाद ही प्रूफ लिखना, ठीक है ना। और डायग्राम बना कर तब नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे और पूरे मिलेंगे। तो क्या कहोगे, कहोगे सर ये तो हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं वापस। आपको ध्यान देना होगा जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ तो हम लोग उसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आप कहोगे कि सर सबसे पहले ई और एफ तो मिड पॉइंट है। ध्यान से देखिए ना, अभी आपने थ्योरम सीखी थी, उस थ्योरम को यूज करिए। क्या कहोगे, सर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या लगेगी, बाय एमपीटी थ्योरम आप क्या कह सकते हो कि भैया ये वाली साइड बीसी के पैरेलल भी होगी और ये वाली साइड बीसी की हाफ भी होगी, है ना। तो आप क्या कहोगे, बाय एमपीटी आप क्या कह सकते हो, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। क्या ये बात कह सकते हो, कह सकते हो कि नहीं कह सकते, क्यों भाई। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप फिर से ट्राइंगल को देखो
और ट्रायंगल में अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो मैं रफ वर्किंग में आपको ट्रायंगल बना के दे रहा हूँ। ये भी क्या है बच्चों, मिड पॉइंट्स है। ये भी क्या है बच्चों, ये साइड है ना, ये भी क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो ये भी इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड भी उसकी आधी होगी। क्या ये बात समझ में आया? समझ में आया? तो आप क्या कहेंगे कि जो डीई है वो किसकी आधी होगी, बी ए के या ए बी के, कह सकते हो क्यों भाई? उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, फिर से मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। हाँ, ये देखो ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे उसमें, हम फिर से देख रहे हैं कि भैया ये भी साइड में ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी एज वेल एज हाफ होगी। तो फिर से आप क्या लिख सकते हो, फिर आप लिखोगे कि सर पहले आपने लिखा ई एफ पैरेलल है बीसी के एज वेल एज हाफ बी है, उसी तरह से डीई भी हाफ ए बी है। उसी तरह से आप क्या लिखोगे कि जो डीएफ है वो भी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। जो डीएफ है वो भी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल। ये बात सबको समझ में आ गई? अब बच्चों आप ध्यान से देखो, आपने क्या बताया था कि आपके पास गिवन में क्या है, आपके पास गिवन में था कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। दैट मींस जो ए बी है वही बी सी है वही सी ए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहां आप बीसी को क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो ना, यहाँ पे ए बी है। यहाँ पे एसी को क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप सीधा सीधा क्या काम करोगे कि आप बीसी को किससे रिप्लेस कर दोगे, ए बी से। एसी को भी किससे रिप्लेस कर दोगे, ए बी से। तो सर ऐसा आपने किया क्यों? हमने कहा बेटा ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आप तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो EF भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, DE भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, DF भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। तो ये तीनों आपस में एक ही वैल्यू के इक्वल है और वैल्यू है हाफ ऑफ ए बी। इसका मतलब अगर इन तीनों इक्वेशंस के RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब आप इस बात को लिख सकते हो कि भैया कि जो EF होगा है ना, जो DE होगा वो DF जो होगा, ये सब आप आपस में इक्वल है। किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के। और बेटा अगर ये तीनों ही आपस में इक्वल हो चुके हैं तो आपका अंदर वाला ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। दैट मींस ट्रायंगल DEF इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन करना है।